नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में मैं सर्वेंद्र पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों के लिए इस चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश, इंडियन हिस्ट्री तथा इंडियन पॉलिटी के वीडियो इस साक्षी एजुकेशन चैनल पर आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। आज हम जिस संगठन के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा महत्वपूर्ण यूएनओ, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए यूएनओ को समझने के लिए हम देखते हैं कि क्या इसकी बेसिक परिणति थी, क्यों इसको जानना ज़रूरी है, क्या ऐसा हुआ था कि हमें यूएनओ जैसा संगठन बनाना पड़ा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं प्रथम विश्व युद्ध पर। प्रथम विश्व युद्ध पर तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत आपकी 28 जुलाई 1914 को हुई। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई और आपका जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ वो 11 नवंबर 1918 को समाप्त होता है। अब हम देखें तो जो प्रथम विश्व युद्ध का समय था 4 साल 3 महीने 11 दिन, तो इन 4 साल 3 महीने 11 दिन में वैश्विक स्तर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में आप जब प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे तब देखने को मिलेगा। आज हमें यूएनओ के बारे में देखना है कि इसका यूएनओ के लिए क्या उपयोग था। तो इसके आगे चलते हैं। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो 2 प्रमुख संगठन या 2 आपको ग्रुप मिल जाएंगे, जो आपके मित्र राष्ट्र और आपके धुरी राष्ट्र। मतलब हमारा विश्व 2 प्रमुख खेमों में या 2 प्रमुख समुदायों में बटा था। चलिए मित्र राष्ट्रों में हम देखते हैं आपका सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। अब हम धुरी राष्ट्रों के देशों की बात करें तो धुरी राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया, जापान, जर्मनी, इटली, तो इन प्रमुख देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इस विश्व युद्ध में आपके धुरी राष्ट्रों की हार होती है। जब धुरी राष्ट्रों की हार होती है तो इसका ठीकरा या फिर हम बोलें कि धुरी राष्ट्रों में जिम्मेदार देश किसको माना जाता है? जर्मनी को, कि इसी के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसी के ऊपर हम जो भी होंगे जितना भी एक्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो जर्मनी के बारे में या जर्मनी के ऊपर एक ठो संधि थोप दी जाती है जिसे हम वर्साय, प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद जर्मनी के ऊपर एक संधि थोप दी जाती है, वर्साय की संधि। अब हमने आपसे बोला कि संधि थोप दी गई। थोपने का मतलब ये है कि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था। जो मित्र राष्ट्र थे वो उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कि आपके कारण युद्ध हुआ है, अपार जनधन की क्षति हुई है, युद्ध में जो भी हानि हुई है उसका हर्जाना आपको देना होगा। साथ में इस वर्साय की संधि में, वर्साय की संधि की डेट भी कभी कभार पूछ ली जाती है, तो ये आपकी 19 जून 28 जून
19 को संपन्न हुई। वर्साई की संधि हमारी कब संपन्न होती है? 28 जून 1919 को। और हमने आपको बताया कि जर्मनी के ऊपर ये सब थोपा गया। थोपने का मतलब जर्मनी के लिए, इस देश के लिए सेना निर्धारित कर दी गई कि आप 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकते, अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते, नए अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण नहीं रख सकते, और साथ में आपके ऊपर युद्ध का हर्जाना लगाया जाएगा। जब युद्ध के हर्जाने की बात आती है तो जर्मनी हाथ खड़े कर देता है और बोलता है कि हम इस विश्व युद्ध में हारे हैं तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब ये बात सामने आती है तो अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र आगे आता है और जर्मनी को कुछ पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। जब अमेरिका जर्मनी को पैसा देने के लिए राजी हो जाता है तो जर्मनी द्वारा बोला जाता है कि ये पैसा हम आपको धीरे धीरे करके किस्तों के रूप में देते रहेंगे। तो अमेरिका ने कहा चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे करके देते रहना। इसके बाद जैसे ही वर्साई की संधि संपन्न होती है तो वैश्विक स्तर पर विश्व के जो प्रमुख होते हैं या राष्ट्र प्रमुख होते हैं उनका एक सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में ये निर्धारित किया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा या इस वर्ल्ड वार जैसा आगे कोई युद्ध ना हो, इसको रोकने के लिए क्यों ना हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बना लें। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब संगठन की बात आती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय वुडरो विल्सन, कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? वुडरो विल्सन। इनके द्वारा सुझाव दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जो संगठन बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। क्या बोला? लीग ऑफ नेशन। हिंदी में यदि बात करें तो इसको हिंदी में अपन राष्ट्र संघ भी बोल सकते हैं। अब जब राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई तो इसकी डेट भी आप लोगों को याद रखनी होगी। इसकी डेट थी आपकी 10 जनवरी 1920। देखो, अब डेटों को आपको एकदम क्रम से देखना है। हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साई की संधि होती है, ये आपकी 28 जून 1919 को संपन्न होती है। इसके बाद वर्साई की संधि के कुछ समय पश्चात 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो गई तो इसका एक मुख्यालय भी बनाया गया, जो मुख्यालय हमारा कहाँ बनाया गया? जेनेवा में। और ये जेनेवा कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा हमारा स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा हम आगे बात करें, जब हमारा लीग ऑफ नेशन बन गया, इसका मुख्यालय बन गया जेनेवा में। इसके अलावा इसका प्रमुख उद्देश्य था या इसका जो काम था, इसका काम था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में मध्यस्थता करना, या 2 देशों के बीच में जब शीत युद्ध जैसी कंडीशन हो तो उन देशों के बीच में समन्वय स्थापित करना, साथ में देशों के ऊपर या देशों की जानकारी लेना कि कोई देश अधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्र तो नहीं बना रहा है। और अंतिम और प्रमुख रूप से यदि हम बोलें तो इसका प्रमुख उद्देश्य था कि दूसरे विश्व युद्ध को ना होने देना, दूसरे विश्व युद्ध को ना होने देना। तो इसके बाद इसके आगे चलते हैं अपन। इसके बाद होता क्या है? 1929 में, कब? 1929 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आती है। कब? 1929 में वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आती है। जब ये आर्थिक मंदी आती है तो हमने बोला वैश्विक स्तर, मतलब पूरे विश्व में
आर्थिक मंदी आती है तो अमेरिका भी इतना शक्तिशाली राष्ट्र होने के बावजूद भी इस मंदी से अछूता नहीं रह सका, इस मंदी से नहीं बच सका। उसके देश की जो अर्थव्यवस्था सही तरीके से चल रही थी वो हिल गई। अब अमेरिका जैसा देश चाहेगा कि जब हम विश्व के शक्तिशाली प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्र हैं तो हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को जल्दी से जल्दी पटरी पर लाएं। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने देखा कि हमारा कुछ पैसा जर्मनी के पास पड़ा हुआ है जो हमने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्साई की संधि में उसे दिया था। तो अमेरिका ने जब जर्मनी से कहा कि भाई हमारा पैसा हमें वापस कर दो, तो जर्मनी ने वर्साई की संधि के अंतर्गत वो शर्तें बताईं कि आपको हम पैसा वापस किस्तों में कर रहे हैं, एक साथ नहीं देने वाले हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हम लीग ऑफ नेशन को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि लीग ऑफ नेशन के हम सदस्य देश नहीं हैं, इसलिए उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे, आपसे हमें पैसा चाहिए। अब जर्मनी चूंकि धुरी राष्ट्रों में शामिल था, प्रथम विश्व युद्ध में हारा था, कुछ कर नहीं सकता था, उसकी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई हुई थी, चूंकि दूसरों का पैसा लिए था तो उसे देना भी था। तो जर्मनी ने अमेरिका से कहा चलिए ठीक है, कुछ दिन का हमें समय दीजिए, हम इधर उधर से एडजस्ट करके आपको पैसा वापस करते हैं। इसके बाद जब जर्मनी ने अमेरिका को पैसा वापस किया तो साथ में एक तो बात और बोली, जर्मनी ने अमेरिका से क्या बोला कि आप यदि लीग ऑफ नेशन की शर्तों को नहीं मानते हैं, आप इस संगठन में शामिल हों या ना हों, लेकिन इस संगठन की स्थापना आपके जो प्रमुख थे राष्ट्रपति महोदय वुडरो विल्सन, उन्हीं के सहयोग से की गई थी। यदि आप लीग ऑफ नेशन की शर्तों को नहीं मानेंगे तो आगे चल के हम भी लीग ऑफ नेशन की शर्तों को नहीं मानेंगे और कोई भी देश हमें आरोप नहीं लगा सकता, कोई भी देश हमसे कह नहीं सकता कि आपने लीग ऑफ नेशन की शर्तों को नहीं माना है। तो इसके बाद कुछ समय पश्चात होता क्या है, 1933 में जर्मनी के चांसलर 1933 में जर्मनी के चांसलर बनते हैं कौन? आप लोगों ने नाम सुना होगा, एडोल्फ हिटलर। जर्मनी के चांसलर बनते हैं कौन? एडोल्फ हिटलर। वही हिटलर थे जो वर्साई की संधि करने के लिए फ्रांस गए हुए थे। तो इस वर्साई की संधि में उन सैनिकों के साथ, उन सैनिकों का मतलब है कि जो जर्मनी के हारे हुए सैनिक थे उनके साथ जो संधि थोपी गई थी, उन सैनिकों के साथ वर्साई की जनता ने बहुत अनैतिक व्यवहार किया, अत्याचार किए। जैसे हम बोलें कि फ्रांस की जनता ने उन सैनिकों के ऊपर सड़े टमाटर फेंके, खराब जो अंडे पड़े हुए थे वो फेंके और उन सैनिकों को हीन भाव से देखा कि इन्हीं लोगों के कारण जो नरसंहार हुआ है, इन्हीं लोगों के कारण हुआ है। तो हिटलर ने क्या देखा, जब 1933 में ये जर्मनी का चांसलर बनता है तो इसके अंदर वही बात गूंज रही होती है, उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती हैं कि कैसे हमें इतना गिरा हुआ सोच सकते हैं, जबकि प्रथम विश्व युद्ध केवल हमने बस नहीं किया, इसकी जिम्मेदारी केवल हमने उठा जरूर ली, लेकिन जिम्मेदार केवल हम नहीं थे। तो हिटलर को चांस मिलता है और इस वर्साई की संधि का बदला लेने के लिए वो आगे धीरे धीरे करके अपने देश की जो सेना है उसको मजबूत करता है। जो 1 लाख निश्चित की गई थी उससे बढ़ाना, उससे आगे बढ़ा रहा है और अस्त्रों शस्त्रों के बारे में भी उसने पर्याप्त होड़ लगा ली, या फिर हम बोल लें कि धीरे धीरे करके उसने 1939 तक पर्याप्त अस्त्र शस्त्र जुटा लिए। क्यों? क्योंकि अब उसे वर्साई की संधि का बदला लेना था। अब दोस्तों होता क्या है, हिटलर के बारे में एक पॉइंट और सुन लो आप लोग। इसकी एक प्रमुख आत्मकथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनकी आत्मकथा थी माई कैंप। क्या थी? माई कैंप।
हिंदी में मेरा संघर्ष, मेरा संघर्ष। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था, तो आपका इंग्लिश में बात करें तो माई कैंप, हिंदी में मेरा संघर्ष। फिर होता क्या है, जब जर्मनी जैसे देश के पास पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र हो जाते हैं, परमाणु भंडार हो जाता है, तो वो 1 सितंबर 1939 को क्या करता है, पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। कब? 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। जब पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण किया जाता है तो आप लोगों ने इधर देखा मित्र राष्ट्र, तो इस पोलैंड के जो समर्थक थे या मित्र देश थे वो आपके यही थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इसके अलावा अन्य भी जो देश थे वो क्या करते हैं, पोलैंड का समर्थन करते हैं और जर्मनी से कहते हैं कि आप लीग ऑफ नेशन का उल्लंघन कर रहे हैं, इसकी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो पोलैंड के समर्थन में बहुत सारे देश कूद पड़ते हैं। तो आपने देखा होगा धुरी राष्ट्रों में आपका जर्मनी था, जैसे ही पोलैंड के समर्थन में मित्र राष्ट्र आते हैं वैसे ही धुरी राष्ट्रों के समर्थन में, जर्मनी के समर्थन में आपके धुरी राष्ट्र आ जाते हैं। जब धुरी राष्ट्र आ जाते हैं तो आपकी प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1 सितंबर 1939 से ही मानी जाती है। अब शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध की हुई 1 सितंबर 1939 को और जो समाप्ति होती है आपकी 2 सितंबर 1945 को। ये आपका शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध और ये समाप्त हो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध। तो लगभग द्वितीय विश्व युद्ध आपका 6 सालों तक चलता है और ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन अमेरिका ने अचानक से 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 बमों को जब गिराया तो पूरा विश्व हिल गया, डर गया। उसने देखा कि यदि अब हम विश्व युद्ध को समाप्त नहीं करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका हमारे शहरों पर भी बम गिराने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है दोस्तों, फिर इसके बाद होता क्या है, वैश्विक स्तर पर फिर एक मीटिंग होती है, फिर एक बैठक होती है। उस बैठक में समस्त या पूरे विश्व के राष्ट्र प्रमुख एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है कि अब हम एक वैश्विक स्तर पर नया संगठन या वैश्विक स्तर पर नए संगठन की हमें ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इससे पहले संगठन था लीग ऑफ नेशन, वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। तो हम लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी या फिर बोल लें लीग ऑफ नेशन से कुछ ज़्यादा पावर इस यूएनओ जैसे संगठन को देंगे। तो हम देखते हैं फिर इस यूएनओ के बारे में। अब हल्की सी बात आप लोगों को बता दें, इधर भी लीग ऑफ नेशन की स्थापना करवाई थी अमेरिकी राष्ट्रपति के सुझाव पर। इधर भी यूएनओ, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना भी अमेरिकी राष्ट्रपति एक थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने स्थापना करवाई नहीं थी, इन्होंने यूएनओ नाम दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन होना चाहिए। राष्ट्रपति का क्या नाम था आपका? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोस्तों इसके पहले आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन और बीच में बता दें। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो हमने बताया वुडरो विल्सन। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉयड जॉर्ज। कौन थे आपके? लॉयड जॉर्ज। अब इसके बाद हम द्वितीय विश्व युद्ध में भी देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिनके सुझाव के अनुसार हमने नए संगठन की स्थापना की या नया संगठन बनाया। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपके विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल
ये वही विंस्टन चर्चिल थे जिन्होंने हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं उन्हें अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं। ये हमने देखा यूएनओ की परिणति क्या थी, क्यों इसकी स्थापना हुई, क्यों जरूरत पड़ी इसकी। हमने इसमें देखा कि इसके पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसके लिए हमें यूएनओ की स्थापना करनी पड़ी। अब हम यूएनओ की स्थापना देखते हैं, इसके उद्देश्य देखते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह देखते हैं, इसकी स्थापना देखते हैं, इसकी कौन कौन सी भाषाएं हैं। कहने का मतलब है कि हम यूएनओ के बारे में हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले लें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं यूएनओ के बारे में। क्या है हमारा यूएनओ, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या ये नहीं होता तो आगे क्या हो सकता था। तो हम देखते हैं। सबसे पहले जब बात किसी संगठन की आती है तो उसकी स्थापना की आती है। दोस्तों, जब हम बात किसी संगठन की करते हैं तो बात उसकी स्थापना की आती है। तो हम बात करते हैं यूएनओ। यूएनओ को अपन क्या बोलेंगे? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका इंग्लिश है। यदि हिंदी में अपन चर्चा करें कि यूएनओ को हम किस नाम से जानेंगे, तो यूएनओ को हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या हिंदी में हम इसे संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं हम। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। जब इसकी स्थापना हुई या जिस तारीख को इसकी स्थापना हुई उस तारीख को यूएनओ दिवस के रूप में, उस तारीख को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई और इसी 24 अक्टूबर को हम यूएनओ दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, हमने देखा स्थापना। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि स्थापना के बाद इसका मुख्यालय। जब किसी संगठन की स्थापना हो गई तो एक निश्चित स्थान पर उसका मुख्यालय होगा। तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, और ये न्यूयॉर्क कहाँ है? हमारा अमेरिका का एक शहर है। तो इसकी स्थापना देख ली, इसका मुख्यालय देख लिया। इसके बाद इसका जो मुख्यालय है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसका मुख्यालय कितने 17 एकड़ जमीन पर, कितने एकड़? 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला बिल्डिंग पर स्थित है। और ये जो 17 एकड़ जमीन थी, ये एक अमेरिकी नागरिक जिनका नाम था जॉन राफ केलर, इन्होंने दान में दी थी कि वैश्विक स्तर पर इस संगठन का मुख्यालय बनाना है तो हम इस भूमि का कोई भी पैसा नहीं लेंगे। तो जो व्यक्ति थे जिन्होंने दान में दी थी 17 एकड़ जमीन, और इसका जो मुख्यालय है कितने मंजिला है? 39 मंजिला मुख्यालय है। और जमीन दान किसने दी थी? जॉन राफ केलर नाम के व्यक्ति ने। इसके अलावा हम यूएनओ की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, यूएनओ का उद्देश्य क्या है? तो यूएनओ का उद्देश्य है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना। दोस्तों, यूएनओ का उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखना। इसके अलावा यदि हम बात करें, जब हमने स्थापना देख ली, इसका मुख्यालय देख लिया, इसका उद्देश्य देख लिया। उद्देश्य का मतलब वही है कि हम एक विद्यार्थी हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है?
अच्छा कंटेंट पढ़ना, पढ़ लिख करके एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर लेना। वैसे ही हमारे यूएनओ का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो या दो से अधिक देशों के बीच में जब लड़ाई हो तो हम समन्वय बनाए रखें, उनके बीच में मध्यस्थता करें। साथ में इसका प्रमुख उद्देश्य था, उसकी हम बात करें तो तृतीय विश्व युद्ध को ना होने देना। कौन सा था कि हम तृतीय विश्व युद्ध को अब रोक कर रखेंगे। किस संगठन के द्वारा? इस यूएनओ के द्वारा। तो उद्देश्य हो गया। अब इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जब कोई संगठन बन जाता है तो उसका एक ध्वज होता है। ध्वज को हम किस नाम से जानते हैं? इसे प्रतीक चिन्ह। क्या बोलते हैं? प्रतीक चिन्ह। तो यूएनओ का आपका जो प्रतीक चिन्ह था वो जैतून की दो पत्तियां थीं। क्या? जैतून की दो पत्तियां थीं जो आपकी इस तरीके की बनाई जाती हैं, और इसमें जो विश्व का मानचित्र है, जैतून की दोनों पत्तियों के बीच में विश्व का मानचित्र दर्शाया गया है। इसका अर्थ है कि वैश्विक स्तर पर हम क्या करेंगे? शांति बनाए रखेंगे। दोस्तों, हमने देखा स्थापना, हमने देखा मुख्यालय, हमने देखा इसका उद्देश्य, हमने देखा इसका प्रतीक चिन्ह। जब ये सब हो गया तो आप लोगों को पता है कि इस संगठन को चलाने के लिए नियम कानूनों की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए संविधान की जरूरत पड़ेगी। तो इस यूएनओ के संविधान को हम चार्टर, यूएनओ के संविधान को हम किस नाम से जानते हैं? चार्टर के नाम से जानते हैं। और इस संविधान में कितने? 19 अध्याय, कितने? 19 अध्याय बोले या भाग बोले? 19 अध्याय तथा 111 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 19 भाग तथा 111 अनुच्छेद। इसके अलावा हम आगे चर्चा करें कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तो उस समय संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी, या संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जब हमारे यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय संस्थापक देशों की संख्या 50 प्लस 1। 50 प्लस 1 का मतलब है कि 50 देशों ने 26 जून 1945 को, डेट याद रखना, 50 प्लस 1, इसमें हमने बताया 50 देशों ने 26 जून 1945 को यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें प्लस 1 का मतलब है पोलैंड। पोलैंड जैसा देश यूएनओ के चार्टर पर इस तारीख को हस्ताक्षर नहीं कर पाया, लेकिन उसने कन्फर्म किया कि जैसे ही हम पहुंचते हैं तो आपके चार्टर पर पहले हस्ताक्षर कर देते हैं। तो जो सभी संस्थापक देश थे सभी ने सहमति दे दी कि चलिए जब भी आप आना तो इसके चार्टर पर हस्ताक्षर कर देना। इसीलिए यदि संस्थापक देशों की बात करें, यूएनओ के संस्थापक देशों में आपके टोटल कितने देश थे? 51 देश। इन 51 देशों में आपका भारत भी शामिल था। 51 देशों में भारत भी आपका संस्थापक देशों में शामिल था। अब भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था, फिर भी उस समय भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो व्यक्ति थे रामास्वामी। कौन थे? रामास्वामी मुदालियर। रामास्वामी मुदालियर। इसके अलावा हम और आगे चर्चा करें थोड़ी सी तो संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 51। भारत संस्थापक सदस्यों में शामिल था। इसके अलावा हम बात करें कि वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में यूएनओ में देशों की संख्या 193 हो गई है। कितनी हो गई है? 193। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ का 192वां देश कौन सा है और 193वां देश कौन सा है? तो 192वां देश दोस्तों लिख लो, मॉन्टेनेग्रो।
मोंटेनेग्रो, और 193वां देश आपका दक्षिण सूडान। 193वां देश आपका दक्षिण सूडान है। इसके अलावा इसकी आधिकारिक भाषाओं की चर्चा कर लेते हैं कि जब हमारा संगठन बना तो उसके लिए कौन कौन सी भाषाएं उपयोग की जा रही थीं। तो आधिकारिक भाषाओं में दोस्तों हम देखते हैं कि टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं थीं। आधिकारिक भाषाएं, या फिर हम बोल सकते हैं कि यूएनओ की भाषाएं। तो टोटल कितनी थीं? 6 थीं। अब इन 6 को हमें याद कैसे रखना है? एक ट्रिक के माध्यम से ट्रिक को याद रखना है। SRFACE। एस का मतलब है स्पेनिश, आर का मतलब है रसियन, एफ का मतलब है फ्रेंच या फ्रांसीसी, ए का मतलब है अरबी, और आपका सी का मतलब है चाइनीज या चीनी, और आपका ई का मतलब है इंग्लिश, इसे अंग्रेजी भी कहते हैं। तो आपकी यूएनओ की 6 आधिकारिक भाषाएं भी हो गई। दोस्तों हमने देखा यूएनओ की स्थापना, इसका मुख्यालय, इसका उद्देश्य, इसका प्रतीक चिन्ह, इसकी आधिकारिक भाषाएं, संस्थापक सदस्य, वर्तमान में सदस्य कितने हैं। ये सब देखने के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को यूएनओ का उद्देश्य समझ में आ गया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है यूएनओ और इसके बारे में ऐसा क्या क्या है और क्या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए थी। तो और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इसके संगठनों के बारे में या इसके अंगों के बारे में चर्चा करेंगे जो यूएनओ के 6 प्रमुख अंग हैं, जैसे आपका महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आपका सचिवालय। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और यदि कुछ त्रुटि समझ में आए तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए गलती सुधार सकें। चलिए धन्यवाद।